Hello friends. Hello friends. Welcome to my YouTube channel. So this is our part 2 and इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इन द वर्ल्ड ऑर्डर. अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे दिस इज द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट डिबेट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. ये तो कवर कर चुके हैं. चलो, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट डिबेट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो सेम पैटर्न रहेगा. इंट्रोडक्शन हमें लिखना है. इंट्रोडक्शन लिखने से पहले एक मिनट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना. इस टॉपिक में हमें करना क्या है. देखो, हम करंट सिनेरियो देखते हैं. उसके अंदर हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट प्लस डेवलपमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंट्री और द नेशनल लेवल. हम दोनों में देखेंगे. ठीक है. सो जैसे कि ये है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को अगर हम देखें, कभी कभी कंट्रीज में क्या होता है कि डेवलपमेंट की वजह से वो एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं ना, जिसकी वजह से ये डिबेट चलती रहती है कि एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है तो सम आर सेइंग कि डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एज वी नो. ओके. सो द डेवलपमेंट the environment and development debate reflects the tension between the economic growth and ecological sustainability. Uh, then you can mention the name of the scholar like this Grow Harlem Brundtland define the sustainable development. So he was saying कि there must be a sustainable development जहाँ पे ना environment compromise हो और ना ही development compromise हो, ना present compromise हो और ना ही future compromise हो. He's saying that the development that meets present needs without compromising the future generation, that is called this sustainable development. This debate is central to the global politics due to the unequal responsibilities and capabilities among states. Let's see the core dimension of this debate. कि डिबेट हो क्यों रही है, इसका कोर डायमेंशन क्या है, तो उसको हम कवर करेंगे लाइक ग्रोथ एंड वर्सेस सस्टेनेबिलिटी. सो अगर हम ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं, इसके अंदर ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे मेन इशू है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. क्यों? क्योंकि देखो, डेवलप्ड कंट्रीज ने पहले ही इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया है और वो डेवलप हो चुकी है. लेकिन यहाँ पे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है जो खुद को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट का यूज करती है ना. तो ऐसे में क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज कहती है कि यू वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. सो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस इकोलॉजिकल लिमिट्स. जो डेवलपिंग कंट्री है वो प्रायोरिटाइज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, वेयरस दिस डेवलप्ड नेशंस एम्फसाइजेस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सेम नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड. नॉर्थ और साउथ डिवाइड जो कि रिप्रेजेंट करता है डेवलप्ड, दिस इज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. सो ग्लोबल नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिस्टोरिकल एमिशन. जो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, यूके में है ना, यूनाइटेड किंगडम में. सो they have also a history of emission, while the global south demands the climate justice and the policy space. This is introducing, or this is the principle of the common but differentiated responsibility. This principle was introduced in Kyoto Protocol. Okay. So जो conference of parties of UNFCCC का जो conference of party हुआ था 3, उस क्योटो प्रोटोकॉल में इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. देन इक्विटी एंड जस्टिस. पर कैपिटा एमिशंस डिफर sharply debates over who should bear the burden of the climate action, which is linked to international equity. Then the role of global institutions like UNFCCC, जो कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको क्योटो प्रोटोकॉल के प्रिंसिपल को. तो ये जो UNFCCC है वो क्लाइमेट चेंज के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ये सेट करती है
ग्लोबल फ्रेमवर्क को, लाइक यहाँ पे आप पेरिस अग्रीमेंट देखेंगे, है ना। पेरिस अग्रीमेंट हो गया, तो ये पेरिस अग्रीमेंट और बाकी अग्रीमेंट जैसे प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब क्या है, एम इनका एम क्या है, टू बैलेंस द डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। पर ना इससे भी एक इश्यू जनरेट होती है, लाइक ये जो फ्रेमवर्क है, दे आर वेरी वीक एनफोर्समेंट। मतलब वो जो भी इसमें आप पॉइंट्स देखेंगे, जैसे इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन क्रेडिट, है ना, और अगर किसी एमिशंस को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो वो सारे के सारे ना वीक इन्फोर्समेंट होते हैं, मतलब कोई लीगली बाइंडिंग नहीं होती है एग्रीमेंट, और इसकी वजह से ही ये एनफोर्स नहीं हो पाते हैं, और ये वॉलेंटरी कमिटमेंट ही बन के रह जाता है कि जिसको करना है वो करे, नहीं करना नहीं करे, तो कोई भी नहीं करता, है ना। फिर नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैराडिग्म, लाइक इमर्जेंस ऑफ ग्रीन ग्रोथ, SDGs and climate finance, and they are focusing on the renewable energy like technology transfer, है ना। Then we see this theoretical perspective, कि बाकी पर्सपेक्टिव का क्या कहना है ना। तो इसको ना आप पॉइंट्स में, इसको आप पॉइंट्स में कवर कर सकते हो, और इसका आप डायग्राम भी बना सकते हो, लाइक ऐसे करके हम बनाएंगे, और यू कैन मेंशन these three perspective with this diagram, and just make a box and mention these three perspective with this diagram, है ना। ये जो डायग्राम है आपको शो भी करेगा अच्छे से, एंड इसके मार्क्स भी बहुत मिलेंगे। या तो आप डायग्राम में इसको शो कर दो, और यू कैन राइट इट लाइक दिस इन अ पॉइंट वे। देन द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसेस, तो आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है इस डिबेट का जो हम पढ़ रहे हैं, उससे आप समझ क्या रहे हो, है ना। तो इसको हम लिखेंगे लाइक climate change as a security issue, rising importance of climate diplomacy, transition to the renewable energy economics, global initiative like SDGs, shaping policies, increasing role of non state actors, debate over the loss and damage funding, and India's leadership in International Solar Alliance. This is the tension between Make in India and environment नॉर्म्स। तो ये आप देखोगे कि मेक इन इंडिया एंड एनवायरमेंट नॉर्म्स भी एक टेंशन क्रिएट कर रहा है, कैसे, क्योंकि इंडिया इज वेरी इम्पोर्टेड कंट्री, है ना, हर चीज तो वो इम्पोर्ट करता है। तो अगर हम इम्पोर्ट पे ही रह जाएंगे, तो इंडिया डेवलप कैसे होगा, है ना। तो अगर वो इंडिया में जो रिसोर्सेज है उसके थ्रू अगर वो डेवलप करना चाहा, लाइक हमने देखा अरावली हिल्स, है ना। अरावली हिल्स में का जो कंट्रोवर्शियल फिनोमिना आपने देखा होगा, इससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर वो रिसोर्सेज के ऊपर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हर्ट होगा, है ना। ये एक मेक इन इंडिया एनवायरनमेंट नॉर्म्स पे टेंशन बढ़ेगी। देन द क्रिटिसिज्म इन डिबेट, तो इसको भी देखो, क्रिटिसिज्म मैंने स्कॉलर एंड जनरल क्रिटिसिज्म दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। यू कैन मेंशन इधर scholar point or the general point, or you can mention both of, but don't mention like this कि scholar critics लिखो फिर general critics लिखो, नहीं, सिर्फ एक criticism लिखो एंड देन पॉइंट मेंशन कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अमर्त्य सेन कहते हैं डेवलपमेंट शुड एक्सपेंड फ्रीडम नॉट जस्ट जीडीपी, है ना। देन हम जनरल पॉइंट्स लिख सकते हैं, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफन रिमेन्स rhetorical and dominance of developed countries in agenda setting, weak implementation and lack of accountability. And overall, just conclude the answer. तो जैसे मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपको कंक्लूजन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप ये भी भूल गए कि आपको लिखना क्या है, जो मैंने आपको दे रखा है वो भी आपको याद नहीं आ रहा, तो जस्ट कंक्लूड योर आंसर with whatever you have written in पूरे
आंसर में, ठीक है। लाइक आप ये सब चीजें लिख चुके हो, आपको पता है कि आपने आंसर में क्या लिखा है, तो बस उसको एक तरह से समरी में आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। पर और या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट डिबेट हाईलाइट्स द नीड for the for a balanced, just and cooperative global order. The future lies in reconciling growth with sustainability through inclusive global governance and climate justice. Okay, so इसको इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए भी आप एसडीजी को भी समझ सकते हो। लाइक एसडीजी अगर आपने पढ़ा होगा, you can mention you can write answer of this too easily, but जैसे मैंने वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया कि इसमें आपको आंसर लिखना कैसे है और क्या इस पूरे टॉपिक में क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि आप समझ चुके हैं कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की डिबेट जो चल रही है उसी को हमें इसमें मेंशन करना है। सो इस वीडियो में भी हमने कवर कर लिया, तो हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आऊंगी। तो अगर आप अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। ओके बाय।